हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9 इतिहास पाठ नंबर 6 हरियाणा बोर्ड की जो किताब है आपकी इतिहास की हमारा भारत 4। तो उस किताब का आपका अध्याय नंबर 6 है। पाठ का नाम है आपका महात्मा गांधी व भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। यानी कि इस पूरे चैप्टर के काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लगभग 1 घंटे की वीडियो मैं मान के चल रहा हूँ। इससे थोड़ी बहुत बड़ी भी हो सकती है क्योंकि पेज जो चैप्टर है वो हमारा ऑलमोस्ट 16 पेजेस का है। बाकी चैप्टर्स जो है हमारे ऑलमोस्ट 10 पेजेस के थे, तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में। तो लेकिन कोई बुरी बात नहीं है भाई, मज़ा आएगा, कहानी मस्त है। इस वाले चैप्टर में हम जानेंगे महात्मा गांधी के बारे में। अब महात्मा गांधी के बारे में जानना इतना आसान क्यों है? क्योंकि भाई बचपन से हम वही पढ़ते आ रहे हैं। महात्मा गांधी ने ये आंदोलन किया, महात्मा गांधी ने वो किया, ये सत्याग्रह किया, ये खिलाफत किया, ये दांडी यात्रा करी, बहुत सारे आंदोलन करे और पूरे देश की जनता को ऐसे ही अपने पीछे लगा के रखा और अंग्रेजों के पीछे लगा के रखा, अंग्रेजों को भी परेशान किया। अब जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है देश इकट्ठा हुआ, देश को आज़ादी मिली, तो उसमें कहीं ना कहीं इनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। तो इसीलिए हम महात्मा गांधी के बारे में इतना जानते हैं। आपको पैसे रुपए देखे होंगे तो उन पे भी महात्मा गांधी की फ़ोटो लगी होती है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में जानने को मिलने वाली है। अब शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब ये जो कहानी है, चलो ठीक है भाई, हम पढ़ लेंगे महात्मा गांधी के बारे में, उनके स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में। लेकिन क्या आपको इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर नहीं करने, MCQs नहीं करने? देखो आपके लिए मैंने जो है ना सब कुछ बना रखा है। सब कुछ का मतलब है यहाँ पे कि नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, रिटर्न में है सारा कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं वर्बली आपको समझा रहा हूँ, रिटर्न में मिलेगा सब कुछ, वीडियोस भी मिलेंगी। तो प्लेलिस्ट के अंदर चेकआउट कर सकते हो वो चीज़ें आप। और जो रिटर्न वाला कंटेंट है वो वेबसाइट के ऊपर मिलेगा, जिसके अंदर नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और MCQs, ये 4 चीज़ें आपको पूरी कंप्लीट बुक की मिलने वाली है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो अगर आपको नोटबुक वगैरह प्रिपेयर करनी है या रिवीजन करना है अच्छे से। MCQs की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आंसर हिडन है। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है cclchapter.com, ठीक है। गूगल पे सर्च कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको बताया गया है पिछले अध्याय में, हाँ एक और, इस वीडियो में जो है ना मैं पूरी एक एक लाइन को पढ़ने वाला हूँ चैप्टर की। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ये। अगर आपको समरी टाइप की वीडियो देखनी है जो कि लगभग 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाती है, तो वो वाली वीडियोस भी मैं जल्द ही बना दूंगा। प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही बना दूँ उनको भी। तो फिलहाल जो है हम डिटेल वाली पे काम कर रहे हैं, उसके बाद में जो है समरी टाइप की वीडियोज़ भी आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। तो एग्जाम से पहले सारा कुछ आपको मिल जाएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। रिविज़न और सारी चीज़ें, मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे जो पेपर एनालिसिस वगैरह बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो चलो वो तो तब की बात है जब हम करेंगे शुरू उसको, तो मतलब अभी पेपर थोड़ी ना हो रहे हैं हमारे, अभी हमको सिर्फ चैप्टर पढ़ना है। पिछले अध्यायों में हमने भारत में राष्ट्रीय चेतना के तत्वों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी, राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी पक्षों का अध्ययन किया। प्रस्तुत अध्याय में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के प्रारंभिक सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, सविनय आंदोलन, सांप्रदायिक पंचाट व पूना समझौता, पूना पैक्ट हुआ था अंग्रेजों और महात्मा गांधी के बीच में, तो ये पूना समझौता, हरिजन यात्रा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रभाषा एवं लोक सेवा संघ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ तक तो बिल्कुल मजा आएगा क्योंकि आपको सारा पता है, पहले से पढ़ के आए हो आप पिछली क्लासेज में। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भारतीय मुद्रा दिखा रखी है और जो कि ताजी ताजी। अब ये ताजी ताजी क्यों है आप समझ रहे हो ना, क्योंकि किताब नहीं है भाई। पुराना नोट चिपका के क्या करते हैं ये लोग, तो नया फोटो लगा दिया नए नोट का। उतार के बेच मत आना इसको, सोचो 500 रुपये मिलेंगे तुमको। चलो देखते हैं। मानव अपने सहपाठियों एवं अध्यापकों के साथ शैक्षणिक भ्रमण पर दिल्ली गया। वहाँ अध्यापकों ने विद्यार्थियों को राजघाट की समाधि दिखाई। राजघाट वो जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी को दफनाया गया था, मतलब जो भी था वहाँ पे ही है, तो समाधि स्थल बोल सकते हैं आप उनका। तो मानव सामाजिक विज्ञान के अध्यापक से बोलता है, श्रीमान जी ये तो मोहनदास करमचंद गांधी की समाधि है। अध्यापक बोलता है, हाँ मानव, ये महात्मा गांधी की समाधि है। मानव, मैंने गांधी जी की बहुत सारी मूर्तियां देखी है, उन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं और उनका चित्र जो है ना भारतीय मुद्रा पर भी छपा होता है। ऐसा क्यों होता है मास्टर जी, बताओगे मेरे को? अध्यापक बोलता है, आओ तुम्हें मोहनदास करमचंद गांधी के भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान की गाथा सुनाते हैं। चलो सुनाते हैं। वैसे देखो जो भी कहा इन्होंने अच्छा कहा है इस चैप्टर में। वैसे टीचर आपको ऐसे नहीं बोलेगा भाई, टीचर बोलेगा चल चुपचाप लाइन पे आ जा, किताब पढ़ाता हूँ,
किताब खोल ले चुपचाप। तो ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता भाई कि तुम कहीं घूमने गए और टीचर वहाँ पे जाके पूरी कहानी आपको सुना रहा है, ना रे ना, ऐसा नहीं होएगा। बट हाँ, क्लास में ज़रूर सुना देगा टीचर आपको कहानी। चलो अब देखते हैं पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। पहला विश्व युद्ध जानते हो ना कब से कब हुआ था? 1918 में जब खत्म हुआ ये विश्व युद्ध हमारा, तो उसकी समाप्ति हो गई थी ना 18 में, तो उसके बाद की बात है। तो समाप्ति के बाद जब भारतीयों में असंतोष की लहर काफ़ी तेज हो गई, तो ब्रिटिश अधिकारियों को यह समझ आ गया कि जल्द ही भारतीयों को नियंत्रण में रखने के लिए उन्हें कुछ संवैधानिक सुधार लागू करने होंगे। यानी कि संविधान के अंदर जो उनका कानून था ना, अंग्रेजी कानून, तो उसके अंदर सुधार करने पड़ेंगे। जब स्थिति काफ़ी बिगड़ गई तो भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को भारत के भविष्य के बारे में एक घोषणा की, जिसके आधार पर 1919 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर उसको कहते थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ये पास किया गया। 1919 के एक्ट के द्वारा किए गए सुधार भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि भारतीयों को क्या था, पहले हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए ना, भारतीयों का मूड क्या बना हुआ था क्रांतिकारियों का, पेलो इनको भारत से, भाई भारत से निकालो, हमें रड़क रहे हैं ये अंग्रेज। तो वही सीन हो रखा था अब यहाँ पे कि इनका जो कानून सुधार तो करे इन्होंने, बट लेकिन वो लोगों को इतने पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में भारतीयों ने अपनी स्वामी भक्ति, बलिदान व वीरता का असाधारण प्रमाण दिया था। लेकिन इस एक्ट में उनकी आशा को निराशा में बदल दिया। यानी कि उनको जितनी उम्मीद थी ना सरकार से कि सरकार ऐसा करेगी, सरकार ने ऐसा नहीं करा। इस समय तक भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पदार्पण हो चुका था। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष को एक नया मोड़ देने में रचनात्मक भूमिका निभाई। 1917 से 1947 तक भारतीय राजनीति की बागडोर महात्मा गांधी के हाथों में रही। प्रथम महायुद्ध के बाद भारतीय राजनीति में एक नए युग का आरंभ हुआ और कहा गया उसको गांधी युग। क्या कहा गया उसको? हम क्या कहेंगे? गांधी युग कहेंगे। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम का पथ प्रदर्शन किया, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को नवीन दार्शनिक आधार भी प्रदान किया। प्रथम विश्व युद्ध तक भारत का नेतृत्व संवैधानिक तरीकों के अनुसार चलने वाले राजनीतिज्ञों के हाथों में था। उसमें अधिकतर मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। गांधी युग में के प्रारंभ होते ही यह राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन में बदल गया। जन आंदोलन समझते हो ना, जनता का आंदोलन, पूरी जनता, जो पूरे देश की जनता जो है इकट्ठा होकर उस आंदोलन में हिस्सा लेती है, उसको हम कहते हैं जन आंदोलन। तो उसमें बदल गया। सत्याग्रह, अहिंसा के रास्ते में जनता ने एक नया उत्साह और स्फूर्ति का संचार किया। तो बहुत सारे आंदोलन चलाए थे महात्मा गांधी ने। चलो हम जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन, यानी कि इनके बचपन के बारे में। भैया इन्होंने बचपन में क्या करा क्या नहीं करा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, ये जरूर याद रखना है, पेपरों में पूछते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता राजकोट रियासत के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों की महिला थी, जिसका उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कस्तूरबा से हो गया। देखो, इनका भी बाल विवाह कर दिया यार, 13 वर्ष की आयु में इसका भी शादी करा दी। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए और वहां से वकील बनकर लौटे। क्या बन गए लौटे? आपको लग रहा होगा भाई ये बंदा, मतलब ये लग क्या रहा है, ये किसी आईने से आपको वकील लग रहा है? वैसे नहीं लगता ना, लेकिन हाँ, ये वहाँ पे वकालत की पढ़ाई करी इन्होंने और वहाँ से फिर वकील बन के भारत लौटे। इसके पश्चात वे एक फर्म के कानूनी सलाहकार बनकर दक्षिण अफ्रीका चले गए। भारत नहीं आए सीधे सीधे, वो पहले दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ रह रहे भारतीयों की दयनीय दशा देखकर उनको बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ। देखो, आप एक कंसेप्ट समझोगे, जो अफ्रीका था ना, यूरोपीय जो देश है हमारे, यूरोप जो था ना, इंग्लैंड और ये पूरे बहुत सारे देश थे, तो उनको एक मूड फिरा हुआ था उनको लगा हुआ था कि पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद हमको बनाने हैं। अब उपनिवेशवाद बनाने के लिए उन्होंने 2 महाद्वीपों को चुना। पहला था एशिया, जिसके अंदर भारत, चीन, ये खास तौर पे आक्रमण के अंदर है। मेन देश की बात कर रहा हूँ, मतलब जो भूभाग था ना पहले भारत में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार का भी कुछ हिस्सा, तो बहुत बड़ा होता था भारत भी, तो ऐसा सीन था। तो उस टाइम पे जो है ना, इन्होंने अफ्रीका और एशिया, मतलब खास तौर पे हम भारत की बात कर सकते हैं, तो इनको चुना। अब अफ्रीका के लोगों को भी ऐसे ही लूटा, भारत वालों को भी ऐसे परेशान कर रखा था। अब ये पहले गए थे अफ्रीका इस वजह से। अब वहाँ पे देखा कि भारतीयों की हालत यहाँ पे खस्ता हो रखी है, हमारे देश में भी खस्ता होगी। चलो देखते हैं क्या करेगा फिर महात्मा गांधी उसके लिए।
उन्होंने लोगों को संगठित करके दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाया और सरकार को विवश होकर लोगों पर से प्रतिबंध हटाने पड़ गए। जो रोक रखा था लोगों को कुछ करने से, वो प्रतिबंध उनको हटाने पड़ गए। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। अब भारत के बंदा यार भारत से बाहर जाके आंदोलन कर रहा, भारत के लिए नहीं करेगा कुछ, हाँ करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 1915 में भारत आ गए वे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों से बहुत प्रभावित हुए। वे उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ये पूछ सकते हैं आपसे, गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? 1 नंबर में आएगा सीधा, ठीक है ना। कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। उनके विचार में अहिंसा कायर लोगों का नहीं अपितु वीर और शक्तिशाली लोगों का हथियार है। यानी कि समझ रहे हो ना आप, उनके विचारों में अहिंसा, एक होती है हिंसा, एक होती है अहिंसा, फर्क होता है ना दोनों में। एक में हम दंगे करा देते हैं, एक में हम शांति से कायर कर रहे हैं। तो इनका कहना था कि अहिंसा जो है ना कायर लोगों का नहीं अपितु वीर और शक्तिशाली लोगों का हथियार होती है। जो शक्तिशाली है ना वो अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं, जबकि जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, जिनके बस का कुछ नहीं होता, वो हिंसा पर उतर आते हैं। तो इनका ये मानना था। गांधी जी ने सत्याग्रह को बुराइयों का सामना करने के लिए रामबाण बताया कि सत्याग्रह करो, अपने रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे चलते रहो। गांधी जी छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने दहेज प्रथा, बाल विवाह, वैसे इसका भी बाल विवाह कर दिया गांधी का बेचारे का, लेकिन फिर भी बाल विवाह, मदिरापान, गो हत्या, इन सब का जो है इन्होंने विरोध किया अपनी जिंदगी में। अब ये जो सत्याग्रह बार बार हम सुनेंगे, इसका मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना कि सच्चाई सामने लाई जाए, सत्य अथवा न्यायपूर्ण पक्ष की स्थापना के लिए शांतिपूर्ण हट करने की क्रिया। यानी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है रूठ जाएंगे सत्य के रास्ते के लिए कि सच्चाई को मानो। उनके अनुसार पवित्र एवं महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन भी उतने ही पवित्र होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह का विशेष रूप से प्रयोग किया। गांधी जी स्वदेशी के महत्व को समझते थे, इसीलिए उन्होंने खुद इसकी पालना करते हुए अपने अनुयायियों को खादी के वस्त्र पहनने के लिए प्रेरित किया। क्या, कौन से वस्त्र पहनने के लिए प्रेरित किया? खादी के। वही खादी जो बाद में इतना मशहूर हो गया कि महात्मा गांधी = खादी हो गया था। चलो जानते, एक ब्रांड नेम बन गया था वो भी, खादी भी। चलो, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभिक सत्याग्रह, शुरुआती सत्याग्रह कैसे चले इनके? पहला है हमारा चंपारण। सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर बागान मालिकों द्वारा अत्याचार के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया। अब ये जो चंपारण वाला था ना, पहले जो है गांधी को कोई नहीं जानता था, कौन है ये बंदा, हमें नहीं पता भाई, चल निकल यहाँ से। ऐसे वहाँ पे जब वो गया ना तो वहाँ के लोगों ने इसको ऐसे लोकल समझ लिया कि ये कुछ नहीं है, तो इसकी इज्जत नहीं करी। लेकिन बाद में जब पता चला ना, उन लोगों के लिए, उन किसानों के लिए जब इसने, गांधी ने इतना सारा कुछ करा, उसके बाद उसको इज्जत मिली और पूरे देश में इसके चर्चे होने लगे इस बात के कि महात्मा गांधी भी कुछ चीज़ है। उससे पहले किसी को कुछ नहीं पता था। तो सत्याग्रह जब शुरुआत हुई थी तो वो कहाँ से हुई थी इनकी? 1917 में हुआ था, बिहार में चंपारण आंदोलन हुआ था। तो नील की खेती करने वाले किसानों पर बागान मालिकों द्वारा अत्याचार के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया गया। चंपारण के अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उनके आदेश की अवहेलना की, यानी कि उनका पालन नहीं किया। अंत में सरकारी अधिकारियों को उनकी मांगों के सामने झुकना पड़ा। बाद में सरकार ने किसानों की समस्या की जांच पड़ताल के लिए एक कमेटी गठित की, जिसके सदस्य महात्मा गांधी भी थे। यह भारत में सत्याग्रह की पहली जीत थी कि सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए महात्मा गांधी जीत गए थे। उसके बाद पॉपुलर हो गए। अब पॉपुलर होंगे तो और भी अलग अलग जगह पे और भी आंदोलन करेंगे। अब दूसरा था, वो था खेड़ा, गुजरात के खेड़ा जिले में। अब ये सत्याग्रह देखो, बिहार कहाँ पड़ता है, गुजरात कहाँ पड़ता है, बिहार से सीधा पहुंच के गुजरात में। अब गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें तबाह हो गई और भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। महात्मा गांधी ने किसानों की सहायता करने का निश्चय किया और सरकार को एक प्रार्थना पत्र लिखा कि कुछ समय तक किसानों से भूमि कर को स्थगित किया जाए, परंतु सरकार ने इसे माना नहीं, क्योंकि भाई सरकार को क्या था, सरकार थी सख्त बहुत ज़्यादा। उनको था कि भैया हमको तो पैसा कमाने आए हैं यहाँ पे, पैसा दो हमको टाइम पे। तत्पश्चात महात्मा गांधी ने वहाँ पर भी आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन का समाचार पूरे देश में फैल गया, क्योंकि प्रसिद्ध बंदा करने लगा, पॉपुलर हो गया था ना। इसीलिए सरकार व किसानों में एक समझौते के द्वारा समाधान हो गया। खेड़ा का संघर्ष भारत की जनता में जागृति लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यह आंदोलन जो है ना, बहुत छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पे। बाकी जब पढ़ोगे ना आप कभी आने वाली क्लासेज में, तो इतनी डिटेल है भाई इनके अंदर, मतलब मज़ा ही आ जाता है एक आंदोलन को पढ़ के। जैसे सत्याग्रह यहाँ पे पहला हुआ था ना, चंपारण वाला, चंपारण सत्याग्रह, तो इस अकेली कहानी को पढ़ने में मज़ा आता है यार। तो ये दूसरा आंदोलन था। अब एक और था अहमदाबाद के अंदर।
1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के बीच वेतन वृद्धि को लेकर झगड़ा हो गया कि हम भाई साहब हमारी जो है ना महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमारी जो तनख्वाह है वो भी बढ़ा दो। अब उस बात को लेकर बवाल मच गया, मजदूरों ने हड़ताल कर दी और महात्मा गांधी ने मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह किया। आखिरकार जो है मिल मालिकों को मजदूरों की मांग माननी पड़ी और उनके वेतन में 35% की वृद्धि कर दी गई। भाई साहब ये देखो तुम कितनी प्रतिशत और बचा के बैठ रहे थे। वो रोल्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। रोल्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह पे देखो मैं साथ में बता रहा हूँ आपको कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है तो जो इंपॉर्टेंट है ना वो एग्जाम में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है उनके आने की, तो इसीलिए मैं बताता हूँ ये चीज़ें। ऐसे नहीं है कि फालतू फंड में ऐसे मजे ले रहे हैं हम, तो जो नहीं है तो उसको नहीं बताते, सिंपल पढ़ते हैं और निकल लेते हैं साइड में। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा। रोल्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, पहले विश्व युद्ध के समय पारित किया गया भारतीय सुरक्षा अधिनियम 31 मार्च 1919 को समाप्त होना था। इसीलिए सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए अन्य कोई कानून बनाने का निश्चय किया। फरवरी 1919 में केंद्रीय विधानसभा में 2 बिल पेश किए गए। इन बिलों के द्वारा नौकरशाही को क्रांतिकारी गतिविधियां दबाने के लिए असीम शक्तियां दी गई थी। महात्मा गांधी ने वायसरॉय से इन बिलों को पास ना करने की प्रार्थना की, परंतु विरोध के बावजूद इनमें से एक बिल को पास कर दिया जिसको कहा गया रोल्ट एक्ट। अब महात्मा गांधी ने, एक तो पास नहीं हुआ, एक पास हो गया, बस रोल्ट एक्ट नाम था उसका। अब ये रोल्ट एक्ट क्या बवाल था देखते हैं। महात्मा गांधी ने 30 मार्च 1919 को रोल्ट एक्ट के विरोध में और देशव्यापी हड़ताल करने की अपील की। बाद में यह तिथि बदलकर 6 अप्रैल कर दी गई, परंतु दिल्ली जैसे शहरों में दोनों दिन हड़ताल हुई। इस सत्याग्रह आंदोलन में हिंदू मुसलमान दोनों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। गांधी जी की अहिंसा की अपील के बावजूद पंजाब व दिल्ली के कुछ इलाकों में गड़बड़ियां हुई। अब इतना बड़ा जन आंदोलन था ना ये, तो गड़बड़ियां तो होती है भाई, कौन किसको संभाल पाएगा, बहुत मुश्किल होता है। गांधी जी ने उन इलाकों में जाना चाहा, लेकिन इससे पहले ही जाने की सोच रहे थे वो, उससे पहले ही जो है पलवल के स्टेशन पर उनको बंदी बना लिया गया, उनको पकड़ लिया गया। अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा काला कानून, ये जो है ना जानने को मिलेगा आपको। काला कानून क्या है, मतलब इसी को कहते थे ऐसे जैसे अभी जो है किसानों को लेके बिल पास हुआ है ना जिसको काला कानून बता रहे हैं, वो वाला काला कानून नहीं है भाई, ये दूसरा काला कानून है, ये पहले वाला है। रोल्ट एक्ट को कहते थे। रोल्ट एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर बिना उस पर मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। ये समझ रहे हो आप बात, मतलब आपको घर में से उठा के पकड़ के ले जाएंगे, आपसे ये भी नहीं बताएंगे तो तेरी गलती क्या है और जेल में ढूस के छोड़ देंगे बस। तो अगर ऐसा करोगे तो भाई ये तो बिल्कुल मतलब इलॉजिकल बात हुई ना, जबरदस्ती वाली बात हो गई। तो ये था वो काला कानून जिसको नाम दिया गया था रोल्ट एक्ट। तो और उसे वकील, दलील और अपील का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, समझ रहे हो, यानी कि वो अब उसके विरोध में कि मेरे को पकड़ा क्यों है वो भी कुछ नहीं कर सकता था उस मामले में। ना उसको वकील मिलता, ना दलील, और ना ही वो सरकार से अपील कर सकता था उस चीज़ की। बिल के विरुद्ध लोगों में बहुत रोष था कि भाई ये क्या बकवास चला रहे हो तुम देश में, और लोगों ने इसे नाम दिया काला कानून। अब काला ही है ना, समझ गए ना काला कानून क्यों था, क्योंकि भाई ये किसी के काम का नहीं था, अंग्रेजों को छोड़ के। अंग्रेजों को बस जो भी मन बनेगा उसको पकड़ के डाल देंगे, कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ गया, किसने मारा, क्यों मारा। तो इसीलिए इन्होंने ये कानून पास करा था। अब महात्मा गांधी को बंदी बनाए जाने की सूचना भारतवर्ष में आग की तरह फैल गई कि भाई साहब बड़ा नेता था, भाई गांधी को बंदी बना लिया, बंदी बना लिया। ऐसे पूरे देश भर में ये बात फैल गई। परिणाम स्वरूप दिल्ली में और पंजाब के कई क्षेत्रों में गड़बड़ियां हुई, लोगों ने बवाल मचा दिए। जैसे अभी छात्र आंदोलन चल रहा है तो उसके वजह से बवाल मचे हुए, ऐसे चलता है। यहाँ पे भी ऐसा ही बवाल मच गया। कई नगरों में पुलिस और जनता के बीच में झगड़े हो गए। इस बिगड़ती हुई स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये कैसे नाम है भाई, इन दोनों को बंदी बनाने का आदेश दे दिया, जिससे स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई। होनी थी भाई, अब पहले गांधी को पकड़ रहे हो, अभी इनको आ रहे हो। लोगों ने हड़ताल और प्रदर्शनों का सहारा लेकर अपने नेताओं की रिहाई की मांग की, परंतु सरकार ने लोगों को तितर बितर करने के लिए उन पर गोलियां चला दी, सीधी मार दिया वो लोगों को, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग मारे गए और घायल भी हो गए। इससे नगरवासी और भड़क उठे और उन्होंने क्रोधित होकर कई बैंक गोदामों को लूट डाला, आग लगा दी। अंग्रेजों के जो भी मिल रहा था ना, जो कुछ भी मिल रहा फूक डाल रहे थे, मतलब देश में बवाल मचा हुआ था। इस अवस्था में सरकार ने सेना को बुला लिया।
कि भाई सेना तुम आओ, तुम बजाओ इन लोगों को, ये बड़े फुदक रहे हैं। और अमृतसर नगर को ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दिया गया। समझ रहे हो, ये आपने सुनी होगी कहानी, अमृतसर में हुआ था एक जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये ऐसे ही हुआ था, ऐसे शुरुआत एकदम से नहीं होती किसी बात की। ये पूरा बवाल कहाँ से शुरू हुआ और कितना बड़ा हो गया। अब पंजाब में इतना बड़ा बवाल मचा हुआ था और अमृतसर का जो इलाका था वो ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दिया गया था। हजारों लोग बैसाखी के उपलक्ष्य में हरमंदिर साहिब आए हुए थे। ये जो है एक पवित्र स्थान है। तो यहाँ पे हरमंदिर साहिब के पास ही जलियांवाला बाग में सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में एक सार्वजनिक सभा हो रही थी। लोगों की भारी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई थी। जनरल डायर ने लोगों को सबक सिखाने के लिए बिना चेतावनी दिए निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस नरसंहार में मरने वालों की संख्या लगभग 1000 और घायल होने वालों की संख्या 3000 थी। यानी कि यहाँ पे जो है ना 1000 लोगों को गोलियों से भून डाला अंग्रेजों ने और 3000 लोगों को जख्मी कर दिया। जलियांवाला बाग नरसंहार राष्ट्रीय आंदोलन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस नरसंहार का समाचार मिलते ही पूरे देश में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध और अधिक रोष फैल गया। समस्त देश में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय भावनाएं और तेजी पकड़ने लगी। यानी कि अब आप ये मामला समझो, कुल मिला के हुआ क्या, सिर्फ गांधी पकड़ा, वैसे नेता बड़ा था, लोगों ने थोड़ा सा बवाल करा, अंग्रेजों ने और पीटा, उन्होंने और बवाल करा, उन्होंने अब दिल्ली और यहाँ पे पंजाब जा रहा था तो भाई बेइज्जती हो गई, ऐसे नेता को रास्ते में पकड़ लिया। तो वहाँ के पंजाब के नेताओं को पकड़ने का आदेश दिया तो भाई लोग और भड़क गए। उसके बाद में आर्मी आ गई, पूरा खतरनाक बवाल, और फाइनली जो है जनरल डायर ने वहाँ पे निहत्थे लोगों को मार डाला, बहुत सारे लोगों को। वहाँ पे बताया जाता है, मैंने कहानी सुनी थी इसकी डिटेल वाली, मतलब कहीं पढ़ा था तो उसमें बता रहे थे कि वहाँ पे एक्चुअली में जो है ना एक कुआं था और उस कुएं में बंदों ने अपनी जान बचाने के लिए, वो बंदा कुओं से मर मर के जो है भर गया था, उनमें बंदों को मार डाला कुएं में, मतलब कूद रहे जान बचाने के लिए, और इतने सारे कूद गए कि भाई वो पूरा कुआं भर गया था लोगों से। तो ये समझ लो आप कितनी बुरी हालत हुई होगी वहाँ पे, क्योंकि वो जो है ना इलाका कुछ ऐसा था। देखो समझो आप कंसेप्ट को, यहाँ पे हुआ क्या था, ये ऐसा कुछ इलाका था वो, और यहाँ पे ऐसे गेट था, एक ही गेट था उसमें पूरा जाने का, एंट्री का, और यहीं पे वो बैठ के बेचारा ठोक डाला ऐसे, पूरी सेना को ऐसे भसड़ मचा दी उसने, लोगों को मार डाला, भागने की जगह ही नहीं भाई कहीं। तो ऐसा कांड उसने कर दिया था और जिससे लोग भड़क उठे। अब इसकी शुरुआत आगे होती गई, आंदोलन तेज होंगे भाई, लोग भड़क गए, ऊपर से इतना बड़ा हत्याकांड वहां पे कर दिया, 1000 लोग कम नहीं होते भाई। भारत के कुछ मुसलमान तुर्कों के सुल्तानों को अपना धार्मिक नेता मानते थे, इस नाते उनकी खलीफा के साथ पूर्ण सहानुभूति थी। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित तुर्की के खलीफा के साथ न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु ब्रिटिश सरकार का पर्याप्त दबाव बनाने के लिए इन मुसलमानों ने जिस आंदोलन का सूत्रपात किया उसको कहा गया खिलाफत आंदोलन। शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद और हकीम अजमल खां के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन 24 नवंबर 1919 को एक अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग की सलाह दी। उन्होंने हिंदुओं को भी आदेश दिया कि वह तन मन और धन से जो है भारत के मुसलमानों का इस आंदोलन में साथ दे, क्योंकि आंदोलन बढ़िया था यार। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी के निर्णय के अनुसार असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन द्वारा सांप्रदायिकता उभारे जाने के कारण दक्षिणी भारत में मालाबार में मोपलाओं द्वारा दंगे हुए। खिलाफत जैसे सांप्रदायिक विषय को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ने के परिणाम स्वरूप भारत में सांप्रदायिकता में वृद्धि हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम मोपला मालाबार क्षेत्र की मुस्लिम जाति, उसके बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसे एंडिंग नहीं होती, यहाँ पे बस पूरा देश बवालों में ही उलझा पड़ा था। जब गांधी युग चल रहा था पूरे देश में ऐसे दंगे ही दंगे, एक साल शांति नहीं मिली, शांति मिलती दंगे हो जाते, शांति मिलती दंगे हो जाते, यही चल रहा था पूरा टाइम। तो अभी हम जानेंगे मोपला मालाबार क्षेत्र की मुस्लिम जाति के बारे में। जिस समय भारत के मुसलमान तुर्की के खलीफा की खिलाफत की सुरक्षा के लिए आंदोलनरत थे, उसी दौरान तुर्की के कमाल पाशा जैसे आधुनिक मुस्लिम खिलाफत के अंत की योजना बना रहे थे। अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का निर्माता कहा गया है। किसको कहा गया है? ये कमाल पाशा को। ये इनका फोटो दिखा रखा है यहाँ पे साइड में। तो आधुनिक तुर्की का निर्माता इनको कहा गया है। यहाँ पे साम्राज्यवादी शासन एवं खिलाफत प्रथा का अंत कर
वहाँ नई सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था कायम करने का जो क्रांतिकारी कार्य कमाल पाशा ने किया, उस ऐतिहासिक कार्य ने उनके नाम को सार्थक सिद्ध कर दिया था। उनके विशेष प्रयासों से ही तुर्क जाति आधुनिक जाति बन गई। कमाल पाशा ने तुर्की को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करके आधुनिक रूप से शिक्षित किया तथा पुराने रीति रिवाजों को ही नहीं, बहुविवाह एवं बुर्के आदि को भी समाप्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस्लामी कानूनों को हटाकर उसके स्थान पर एक नई संहिता स्थापित की, जिसमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली के संविधान की सब अच्छी बातें शामिल थी। तो इस तरीके से इन्होंने अपने देश को जो है बेटर बनाया था। अब देखते हैं, वो काम का नहीं है, हमारे इतने एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं। ये है हमारा असहयोग आंदोलन। इस पे बहुत बड़ा बवाल मच गया था पिछले 35 वर्षों यानी कि 1885 से 20 तक। यहाँ इस समय के दौरान से कांग्रेस जिस नीति पर चल रही थी उसमें 1919 की निम्नलिखित घटनाओं ने महान परिवर्तन कर दिया। जैसे पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने धोखा दे दिया, रोल्ट एक्ट आ गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, मुसलमानों द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो ये इन सारी बातों की वजह से हुआ क्या, इसमें तेजी आ गई। ये जो आंदोलन चला रहे थे ना इतने दिनों से, धीरे धीरे रेंग रेंग के चल रहा था, उसमें तेजी आने लगी। इन सब परिस्थितियों ने सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जो बहुमत से पास हो गया। यहाँ से कांग्रेस का एक नया इतिहास शुरू होता है। दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इस निर्णय की पुष्टि कर दी गई थी। कांग्रेस ने अपना उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य में रहकर या इससे बाहर होकर स्वराज प्राप्त करना, पंजाब में किए जा रहे अत्याचार एवं अनुचित कार्यों का विरोध करना और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना रखा। ये उनके उद्देश्य थे। यह निर्णय भी लिया गया कि कांग्रेस अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी शांतिपूर्ण तरीके का इस्तेमाल कर सकती है। मतलब शांति रखनी है, बवाल नहीं मचाना है, ठीक है। तो बाकी तुम कुछ भी करो, अपने हिसाब से सोचो तुम क्या कर सकते हो। अब आंदोलन के कार्यक्रम: सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर दो, सरकारी उपाधियों एवं अवैतनिक पदों को त्याग देना, सरकारी दरबारों तथा उत्सवों में शामिल ना होना, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, पंचायतों की स्थापना करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना और उसके स्थान पर स्वदेशी माल का प्रयोग करना। 1919 में एक्ट के अनुसार होने वाले चुनाव में भाग नहीं लेना, सैनिक, क्लर्क और श्रमिकों द्वारा विदेश में नौकरी ना करना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना और अहिंसा के रास्ते पर चलना, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि हिंसा नहीं करनी, दंगे नहीं भड़काने भाई तुमको, बस शांत रहो और सरकार की किसी भी तरीके से तुम सहायता मत करो। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने खुद किया। उन्होंने भारत सरकार के सभी मेडल और पुरस्कार लौटा दिए जो उन्हें पहले विश्व युद्ध में सरकार की सहायता करके प्राप्त हुए थे। उन्होंने सरकार द्वारा दी गई केसर ए हिंद ये उपाधि थी उसको वापस कर दिया। इसका अनुसरण करते हुए सैकड़ों देशभक्तों ने अपनी उपाधियां और पदवियां त्याग दी। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए एक तिलक स्वराज फंड बनाया गया। क्या नाम दिया गया फंड का? तिलक स्वराज फंड। नई नई राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण किया गया। बहुत से छात्रों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया और वे राष्ट्रीय संस्थाओं में भर्ती हो गए। जब इंग्लैंड का युवराज भारत आया तो उसका स्वागत बहिष्कार व हड़तालों के साथ किया गया। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे बट यहाँ पढ़ देते हैं एक बार, लाला लाजपत राय, CR दास, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रसिद्ध वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। जो कोर्ट में काम करते थे, न्यायालय में, तो वो भी छोड़ दिया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन चक्र का सहारा लिया, यानी कि मारो पीटो और पेल दो लोगों को यहाँ से बस। बड़े बड़े नेताओं को बंदी बना लिया गया, लोगों पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। कांग्रेस व खिलाफत कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया कि ये जो कांग्रेस जो कानून जो भी है ना, ये कमेटी ये ही इलीगल है, ये लीगल नहीं है, गैर कानूनी बना दिया उसको। सरकार के अत्याचारों व दमन चक्र के कारण यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक न रह सका। मतलब पूरा इनका इरादा क्या था कि अहिंसा तुम्हें इसको रखना है कि हिंसा नहीं करनी, दंगे नहीं भड़काने, लेकिन भाई सरकार इनको पेलेगी तो यहाँ पे चुप थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो पूरे रूप से ये अहिंसात्मक नहीं रहा और कई स्थानों पर आम जनता की पुलिस के साथ झड़पें होनी शुरू हो गई। अब पुलिस बार बार रोक रही है और पीट रही है, तो लोग कब तक पीटेंगे भाई? वो उनका किसी का गुस्सा ज़्यादा ही उठ गया और
पेल डाला लोगों को, पुलिस वालों को। कुछ ही महीनों में कैद किए गए लोगों की संख्या 30,000 के पार हो गई थी। सरकार ने इस आंदोलन को जितना दबाया, यह आंदोलन उतना ही जोर पकड़ता गया, क्योंकि फिर और बातें फैल रही है आगे से आगे, आगे से आगे, तो इस वजह से तेजी आ गई इस आंदोलन में। कार्यक्रम के अनुसार विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों के स्थान पर खादी को अपनाया गया और चरखे का प्रचलन बढ़ गया। विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों के सामने धरने दिए गए थे। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी के स्थान पर एक जगह है, तो वहाँ पर एक उत्तेजित भीड़ ने पुलिस के उकसाने पर एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाही जलकर मारे गए। यानी कि टोटल 22 बंदों की वहां पे लोगों ने मौत कर दी, सरकारी बंदे होंगे वो। महात्मा गांधी को इस घटना से बहुत दुख हुआ और उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया कि भाई लास्ट टाइम का जो बवाल था ना, वो ना मच जाए इसकी वजह से, फिर वही लोग मारे जाएंगे, वही बेहाल काम हो जाएगा, तो इसीलिए इन्होंने बंद ही कर दिया। अब असहयोग आंदोलन का महत्व क्या था, इतना जरूरी क्यों था, ये क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का? यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण कदम था। इस आंदोलन में हिंदुओं, मुसलमानों, शिक्षित व अशिक्षित लोगों, अध्यापकों, छात्रों, पुरुषों और स्त्रियों ने भाग लिया, यानी कि लगभग सभी ने लिया यार। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन ने देशव्यापी आंदोलन का रूप धारण किया। अब लोगों के मन में से सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने और जेल जाने का डर खत्म हो गया, क्योंकि सरकार तो रोज का काम हो गया इनका भी और सरकार का भी, रोज की रोज उठाओ और जेल में डाल दो। इतने सारे लोगों को भर रही है सरकार जेल में, तो आम सी बात हो गई थी इनके लिए। अब वो डर नहीं रहा इनके दिलों में। लोगों में सरकार से सीधी टक्कर लेने का जोश उत्पन्न हो गया। साथ ही साथ देश के कई नए रचनात्मक कार्य भी हुए, जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई, लोगों को रोजगार मिला, लोग देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए भी अब तैयार हो गए थे। अब हम शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि तुम हमसे बात कहो और हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, अरे कहाँ छिप गया अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध गांधी जी का असहयोग आंदोलन एक साल में स्वराज के उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा, क्योंकि इनका मकसद था कि भाई हम तुमको जो है ना इसका जो है ना असहयोग आंदोलन में वादा किया गया था कि हम 1 साल के अंदर स्वराज प्राप्त कर लेंगे अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो, लेकिन ये नहीं हो पाया। 1922 से 29 के बीच एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण फिर से एक नए आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो गई और एक बार फिर से गांधी जी के नेतृत्व में सभी भारतवासी इस नए आंदोलन में भाग लेने के लिए कूद पड़े। ये था साइमन कमीशन का विरोध। ये कानून था जिसको देखते हैं क्या सीन होता है टोटल। सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर भारतीय प्रशासन की जांच तथा उसमें आवश्यक सुधारों की सिफारिश करनी चाहिए। इसीलिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की गई। सरकार का कहना था कि भारतीय प्रशासन में सुधार लाना चाहती है, परंतु इस कमीशन के संबंध में सबसे अनुचित बात यह थी कि इस कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे और अंग्रेज अपनी चलाएंगे, भारत वालों की सुनेंगे नहीं। जिन्हें भारतीय सदस्यों का थोड़ा सा भी अनुभव नहीं था कि भारत वाले चाहते क्या है, उनको नहीं पता, वो अपने हिसाब से सुधार करेंगे फिर नहीं तो। ऐसे में भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध करने का निश्चय किया। सभी नेताओं ने इसके बहिष्कार का आह्वान किया। स्थान स्थान पर काले बिल्ले लगाकर हड़तालों व साइमन वापिस जाओ ये नारे से साइमन का विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों को छिन भिन करने के लिए ब्रिटिश शासन ने भारतीयों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें जो है लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय घायल हो गए और कुछ दिनों के पश्चात उनकी मौत हो गई। यानी कि टोटली कहा जाए तो लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई लाहौर के अंदर, जिससे जो है राष्ट्रीय आंदोलन और भी तेज हो गया, क्योंकि ये लाला लाजपत राय काफ़ी प्रसिद्ध बंदा था और इसको जो है इतनी प्रसिद्धि मिल चुकी थी, मतलब देश की आज़ादी के लिए उन्होंने काफ़ी योगदान दिया था, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव। जब देश भर में युवा क्रांतिकारी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने लगे तो कांग्रेस के भीतर भी सुभाष चंद्र बोस जैसे युवाओं ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को तीव्रता से उठाना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप ही लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास करके अपने लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता रखा। 26 जनवरी 1930 ये वो तारीख थी, जरूर से याद रखना इसको, ठीक है, जब देश भर के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, देश को आज़ाद घोषित कर दिया गया था और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना बनानी शुरू कर दी। अब शुरू होती है दांडी यात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा पूछेंगे, दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए, ठीक है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, या फिर ऐसे भी पूछेंगे ना सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, ये क्या सीन हुआ, तो ये दांडी यात्रा और वो सेम ही है, उत्तर ऑलमोस्ट सेम रहेंगे हमारे, थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ की। आरंभ में गांधी जी के साथ सिर्फ 78 अनुयायियों ने भाग लिया था, लेकिन धीरे धीरे रास्ते में सैकड़ों लोगों ने उसका समर्थन किया। 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी के समुद्र तट पर पहुंच गए। एक जगह है दांडी, वहां पे पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र के पानी से नमक तैयार करके नमक कानून तोड़ दिया। अब ये नमक कानून क्या बला है? ये वो कानून था जिसके तहत भारत वाले जो है ना, आपके सामने समंदर का पानी पड़े होते हुए भी आप नमक नहीं बना सकते थे, जिसको आपको अंग्रेजों से खरीदना ही पड़ेगा। तो ये वो कानून था जिसको महात्मा गांधी ने तोड़ दिया था। उनका यह कार्य इस बात का प्रतीक था कि सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाए, कि सारे देश में जितने कानून हैं उन सबको तोड़ दो। तो देश के सभी लोग नमक बनाएं, विद्यार्थी सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करें, शराब की दुकानों के सामने धरने दिए जाएं, स्वदेशी का इस्तेमाल करके विदेशी का बहिष्कार किया जाए, सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग व कर ना दिया जाए। यानी कि जो पैसा लोग लगान वगैरह उगाही वगैरह देते थे ना हरियाणा में, तो या फिर पूरे भारत में यार, तो हरियाणा में उगाही कहते थे जो ज़मीनों के ऊपर किसानों से कर लिया जाता था। अगर आपके दादा या कोई है तो उनसे पूछ के देखना आप, वो बता देंगे आपको। तो ये जो कर था बहुत सारा, तो ये सबसे मना कर दिया कि भाई कुछ नहीं देना तुमको सरकार को, अब सरकार परेशान हो जाएगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शीघ्र ही सारे देश में फैल गया। जनता ने इसके प्रति बहुत उत्साह दिखाया। प्रत्येक संभव स्थान पर नमक बनाया गया। अब ये उत्साह इतना ज़्यादा, ये भी कारण हो सकता है कि भाई इन लोगों ने जो है ना, पहले तो एक तो नमक इतना महंगा था उस टाइम पे, और ये फ्री में मिल रहा है कानून तोड़ने की वजह से, तो इसी वजह से भी तोड़ दिया हुआ बहुत सारों ने तो, अथवा अन्य कानूनों का उल्लंघन किया गया। सरोजिनी नायडू ने धरने में तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह किया। इसी तरह से डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी करते हुए यवतमाल में जंगल सत्याग्रह कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 9 महीने की कारावास का दंड सुना दिया कि 9 महीने की तुम्हें जेल होती है। खुदाई खिदमतगार, इस संगठन की स्थापना, ये बड़ा अजीब नाम है यार, इस संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी जिसको बादशाह खान के नाम से जानते थे हम, उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में की। हजारों की संख्या में पख्तून लाल कुर्ती पहनकर इसमें शामिल हुए और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहते थे, सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता था, भी कहा जाता था, उनके गिरफ्तार करके कारावास में डाल दिया गया था। बादशाह खान मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोधी थे। आज़ादी के बाद हुए विभाजन में उनके उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को पाकिस्तान को देने का उन्होंने विरोध करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। सरकारी दमन, अब इसको जानते हैं सरकार ने कैसे दमन किया। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के कुछ समय के बाद ही गांधी जी को बंदी बना लिया और अपनी पुरानी दमन नीति का सहारा लिया। लगभग 60,000 लोगों को पकड़कर जेलों में ठूस दिया गया। कर ना देने वालों की संपत्ति जब्त कर ली गई। सरकार के दमन चक्कर के बावजूद आंदोलन सफलतापूर्वक चलता रहा। फिर भी तुम कुछ भी कर लो, ये चलेगा। अंततः स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया कि हम एक आयोजन करेंगे जहां पे बड़े बड़े नेता वेता आएंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 के दिन, ये वो दिन था जब सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें लगभग 80 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था, यानी कि कोई भी बंदा वहां नहीं गया। इसीलिए कांग्रेस की अनुपस्थिति में कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया। यानी कि यार बात तो भारत वालों की हो रही है, भारत वाले आ नहीं रहे इस मेज में, तो करेंगे क्या। अब उसके बाद हुआ एक गांधी इरविन समझौता। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। गांधी इरविन समझौता क्या है? छोटा सा है, देखो पैरा ही छोटा सा यार, यही है बस जो कुछ है। चलो जानते हैं। सरकार ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन, भाई पहले वाले में तो कुछ हुआ नहीं इनसे, अब सरकार ने क्या सोचा, दूसरा बनाते हैं, मतलब दूसरा आयोजन करते हैं, उसमें करेंगे, उसमें बुलाएंगे इनको। सरकार ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाने के लिए कहा और कांग्रेस के सभी नेताओं को 26 जनवरी 1931 के दिन बिना शर्त रिहा कर दिया गया। कुछ कानूनी कुछ नहीं पॉलिसी लगाई, ऐसे भाई निकल लो तुम यहाँ से। अब वो कहीं ना कहीं चालसाजी खेल रहे थे ये। उसके बाद जो है 5 मार्च, देखो जनवरी में रिहा कर दिया, थोड़े से दिन के बाद 1-2 महीने बाद जो है 5 मार्च 1931 के दिन तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में एक समझौता हो गया, जिसे कहा गया गांधी इरविन पैक्ट।
इसके अनुसार यह तय किया गया कि सरकार सभी राजनीतिक अध्यादेश व मुकदमे वापस ले लेगी। इतने सारे लोगों को ठूस रखा था ना जेल में, तो सबके मुकदमे वापस ले लेगी, सबको सब लौटा देगी। इसके जवाब में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का सुनिश्चित किया कि मैं वहां पे जो है गोलमेज सम्मेलन में जाऊंगा और ये आंदोलन बंद कर दूंगा। तो ऐसा कुछ समझौता हुआ और सरकार जो है जिनको बंदी बनाया है, जो कुछ भी किया है सरकार ने कांड, तो उसको वापस ले लेगी, हटा देगी। ठीक है, तो ऐसी शर्त हो गई, इनके आपस में बातचीत हो गई। अब आंदोलन का यहाँ पे आता है दूसरा चरण, यानी कि गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंच गए। अब जैसी बात हुई थी भाई वैसे पहुंच गए, लेकिन पहले सम्मेलन की भांति इस सम्मेलन में भी कोई ठोस निर्णय नहीं किया गया। इसीलिए गांधी जी निराशापूर्ण स्थिति में वापस आ गए कि जो बात हम करवाना चाह रहे थे, मनवाना चाह रहे थे, वो तो तुम मान ही नहीं रहे। तो ऐसे कोई निर्णय नहीं हो पाया। सरकार जो है गांधी जी की अनुपस्थिति में आंदोलन के प्रति दमन चक्कर तेज कर चुकी थी, यानी कि गांधी पहुंच गया है वहाँ अंग्रेजों के इलाके में और भाई यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है। तो इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा कि गांधी को यहाँ से अपने देश में पेलो और तब तक जो है इन देश वालों को पेल दो तुम। तो ये कर रही थी सरकार, यहाँ पे बहुत तेजी आ गई थी, दमन चक्कर में बहुत स्पीड में जो है लोगों को उड़ा रही थी। गांधी जी ने आंदोलन को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी तो सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे पूरा मामला आपको समझ आ रहा है ना क्या सीन चल रहा है। मतलब गांधी जी जो है वहां पे गए तो यहाँ पे जो है गड़बड़े करनी शुरू कर दी। अब गांधी वापस आया तो आते ही बोल दिया भाई शुरू कर दो, तुम ये नहीं मानने वाले, पागल है ये अंग्रेज। तो उसके बाद में जो है वापस से जो है गिरफ्तारियां शुरू और अंग्रेजों ने जो है कांग्रेस को इलीगल बता दिया कि ये संस्था इलीगल है। दूसरी बार हुआ था जब इलीगल बना दिया इसको, और पहले खुद ही छोड़ रहे हैं इसको कि भाई कैसे न कैसे काबू आ जाए मामला। इस दमनात्मक कार्रवाई के चलते देश के प्रत्येक हिस्से में इस निर्णय की आलोचना की गई। अब ये आप यहाँ पे एक मैप दे रखा है जिसके अंदर से आप ये सारा देख सकते हो कि भाई प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे, और उसके बाद में जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख क्षेत्र, ये संयुक्त प्रांत, और मतलब मेन जो है आपको क्षेत्र दिख रहे होंगे। मतलब इधर वाले इलाके में कम थे ना, तो ये जो है यहाँ से कुछ ज़्यादा थे, यहाँ तटों के पास में, और जहाँ लोग परेशान थे, हर सीधी बात है, वहीं थे ये। अब आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता, पूना पैक्ट कहते हैं उसको हम, तो पूना समझौता। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रश्न पर भारतीय नेताओं में किसी प्रकार का निर्णय नहीं हो सका। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी ओर से इस संबंध में फैसला किया, खुद ही फैसला कर लिया, जिसको कहा गया सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट कहा गया, यानी गांधी वांधी तो भाई तू साइड में निकल, हम खुद ही फैसला कर लेंगे। इसमें मुसलमान, सिख और भारतीय ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, यानी कि सबके जो है ना चुनाव, मुसलमानों के अलग होंगे, सिखों के अलग होंगे, भारतीयों के अलग होंगे, ईसाई जो भारत के, तो सबके लिए अलग अलग जो है इलेक्शन करवाने का निर्णय लिया गया। अछूतों को हिंदुओं से अलग मानकर पृथक निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में स्त्रियों को 3% स्थान सुरक्षित कर दिए गए। यह निर्णय सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए नहीं, वरन सांप्रदायिक मतभेदों को ब्रिटिश साम्राज्य के हित के लिए प्रयुक्त करने की एक गहरी चाल थी। यानी कि ये लोग चाह रहे थे कि भाई ऐसे लोगों को अलग अलग कर दो, फिर अपना कोई आएगा नहीं फेवर में किसी के। गांधी जी ने इसका विरोध कर दिया क्योंकि यह भारतीय एकता के लिए हानिकारक था। भारत टूट जाता ना ऐसे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, अब वो नहीं रहते भाई भाई, वो टूट जाते अलग अलग। तो इसलिए उन्होंने विरोध करा इसका। गांधी जी ने इस घोषणा के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे अनशन पे बैठ रहा हूँ भूखा प्यासा, जब तक मेरे को तुम ये फैसला वापस नहीं लेते मैं मर जाऊंगा भूखे ही भले, लेकिन मैं अन्न का दाना अपने शरीर में नहीं डालूंगा। पूरे देश में हलचल मच गई, भाई ये क्या हो गया। कुछ नेताओं के प्रयासों से गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हो गया, जिसे पूना समझौता कहा गया। इसके अनुसार सांप्रदायिक निर्णय में कुछ आवश्यक संशोधन किए गए, जरूरत वाली जो चीज़ें थी वो हटाई गई, जो नहीं थी वो मतलब ऐसे मैनेज कर दिया गया उसको। गांधी जी के आमरण व्रत के समाप्त होने के पश्चात भी आंदोलन की गतिविधियां जारी रही। इसी बीच सरकार ने तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुला लिया। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार फिर से बुला लिया, लेकिन कांग्रेस ने इसका भी बहिष्कार करने का निर्णय किया। अब पता था यार फुद्दू बना रहे अंग्रेज। इस सम्मेलन में कुछ निर्णय अवश्य लिए गए, लेकिन वास्तविक मांगों की पूर्णतः उपेक्षा की गई। गांधी जी ने जुलाई 1933 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। यह आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन अंग्रेजों को एक बात निश्चित रूप से पता चल गई थी कि समुद्र में आया ये तूफान
समंदर समझ रहे हो ना, भारत के लोगों में जो बवाल मचा हुआ था, ये भड़के हुए थे, तो ये जो समंदर में आया तूफान शांत तो हो गया है, लेकिन ये फिर कभी भी उबर सकता है। लोगों को अब आदत सी हो गई थी ना, तो वो बात थी। अब कभी भी बवाल मचा सकते हैं ये देश वाले। हरिजन यात्रा, अब हरिजन कौन है? देखो, अछूतों और दलितों के लिए गांधी जी द्वारा प्रयोग किया गया शब्द, यानी कि अछूतों को अछूत कहते हैं ना, वहाँ पे बेइज्जती फील होती थी, तो उसके लिए उन्होंने एक नया शब्द इजाद करा, हरिजन। ठीक है ना, हरि के जन, हरि की जनता, हरि यानी भगवान विष्णु। तो पूना समझौते के बाद गांधी जी छुआछूत निवारण में जुट गए। 1933 से 34 में उन्होंने इसीलिए इसके लिए 20,000 किलोमीटर की हरिजन यात्रा की और 2 बार अनशन भी किए। उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि या तो वे छुआछूत को समाप्त करें या मुझे अपने बीच से हटा दे, मेरी जरूरत तुमको नहीं होनी चाहिए। गांधी जी ने मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश का मामला उठाया। इस प्रकार उनकी हरिजन यात्रा से छुआछूत में कमी आई और राष्ट्रीयता की भावना गांव-गांव और जन जन तक पहुंचने लगी। व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआत हुई थी। यहाँ पे 1939 से 45 तक हुआ था ना, तो वहाँ पे उस दौरान के दूसरे विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर ब्रिटिश सरकार ने भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। भारतीय नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया कि तुम हमारे देश, मतलब लड़ाई तुम्हारी मची पड़ी है, हमारे देश को क्यों बीच में घुसेड़ रहे हो। लोगों ने, नेताओं ने विरोध किया इस बात का। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत चुने हुए सत्याग्रहियों को एक एक करके सार्वजनिक स्थानों पर युद्ध के खिलाफ भाषण देकर गिरफ्तारी देनी थी, यानी कि पहले अंग्रेजों की बेइज्जती करो और वहीं पे खड़े रहो जब तक अंग्रेज तुम्हें आके पकड़ ना ले, ऐसा करना था बस। पूरा प्लान सही मस्त चल रहा था, जिसे यह तो हो गया ना गिरफ्तारी देने। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे जिन्होंने 3 महीने की सजा हो गई। जवाहरलाल नेहरू दूसरे। और आपने, आप 9th में आ गए ना, 8th में आपने पढ़ी होगी, एक भारत की खोज नाम से किताब है ना, तो वो शायद इसी दौरान लिखी गई थी, ये जब जेल में बंद थे ये। तो नेहरू दूसरे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में 30,000 लोगों ने भाग लिया और इतनी सारी गिरफ्तारियां दी थी, तो भाई समझ लो, मतलब बवाल मचा हुआ था देश में। अब शुरू होता है देश का मोस्ट फेवर्ड आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। निकल लो, भागो यहाँ से। क्रिप्स मिशन, कौन सा मिशन आ गया? क्रिप्स मिशन, बड़ा अजीब नाम है ना। 1942 की असफलता से भारतीयों में निराशा की लहर फैल गई कि भाई ऐसे नहीं होने वाला, अंग्रेज नहीं जाने वाला इस देश को छोड़ के। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू किए जाने का मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता और जापान की बढ़ती हुई शक्ति। क्रिप्स मिशन के सुझाव में ब्रिटिश सरकार की भारतीयों में को स्वराज देने की नीति स्पष्ट नहीं थी कि वो दे या ना दे स्वराज, आज़ाद करे देश को, नहीं करे। जापान की बढ़ती हुई शक्ति से ब्रिटिश सरकार चिंतित थी, क्योंकि भारतीयों के सहयोग के बिना वह इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। अब भारत वाले तो वैसे नहीं मानेंगे, उनको क्या लग रहा था, जापान वाले जो है ना बहुत ताकतवर हो रहे थे, और ये जो यूरोपियन देश थे वो ऐसे विश्व युद्ध हो रहे थे ना। देखो 1942 की बात है भाई, जापान ने पेल दिया था, इधर वाले इलाके के जो देश थे उनको पेल रखा था पूरा, तो उससे डरे हुए थे और वो चाह रहे थे कि जो देश था, भारत था, वो इनका समर्थन करे और साथ में वो भी इस युद्ध में शामिल हो जाए। अब नेता तो वैसे ही मना कर रहे थे, तो ये मामला था सारा, और उसके चलते अभी ये कुछ दिमाग दौड़ाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। जापान, ये तो हो गया ना, क्योंकि भारतीयों के सहयोग के बिना वह इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर भारतीयों की ये सोच थी कि वे खुद जापान का मुकाबला करें, इसीलिए वे जापान के हमले से पहले ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना चाहते थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने जनता से निष्क्रियता की भावना को दूर करने के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा दिया। ब्रिटिश सरकार के व्यवहार से तंग आकर कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास कर दिया। इसके अनुसार ये मांग की गई कि अंग्रेजों को तुरंत बिना किसी शर्त के भारत छोड़ देना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के पास होने के अगले दिन ही कांग्रेस के मुख्य नेता गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया, सारे नेताओं को, मेन जो इतने नेता थे सबको पकड़ के बंदी बना लिया। अब देखो एक्चुअली आप समझ रहे हो ना मामला क्या है। ये लोग चाह रहे थे कि हम इस देश वालों को भी अपने साथ मिलाएं और पहले उन जापान वालों को, लेकिन यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि पहले हम तुमको पेलेंगे फिर जापान को पेलेंगे, ऐसे नहीं पेलेंगे भाई हम। तो अंग्रेजों को बुरा लग गया होगा, सारे नेताओं को पकड़ लिया। इस खबर से भारतीयों में रोष की भावना प्रबल हो गई।
मुंबई, उत्तर भारत, बिहार, बंगाल, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों के लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो गए। अब मचेगा बवाल। फाइनल आ गया, करो या मरो। मतलब या तो तुमको जाना होगा, मतलब जो भी करो खत्म करो बस मामले को, बहुत हो गया, हम बहुत परेशान हो लिए तुमसे अंग्रेजों। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए कहा कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज में मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। यानी कि अंग्रेज सोच रहे थे कि ऐसे मिट्टी गोली देंगे और काम चल जाएगा, लेकिन गांधी ऐसे नहीं माना। उन्होंने करो या मरो का नारा देते हुए कहा, एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको देता हूं, उसे आप अपने दिल में याद रखना, अंकित कर सकते हैं और अपनी हर सांस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वह मंत्र है करो या मरो। यानी कि समझ रहे हो, या तो तुम ये अंग्रेजों को पेल दो इकट्ठे होके, या फिर तुम मर जाओ, जो कि अंग्रेज मार ही रहे थे। या तो हम देश को आज़ाद कराएंगे, या इस कोशिश में अपने देश के सारे देशवासी अपनी जान दे देंगे। तो एक ही फाइनल डिसीजन होना था अब। जयशंकर पर जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन का संचालन किया। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में वकील, अध्यापक, व्यापारी, डॉक्टर, पत्रकार, मजदूर, विद्यार्थी और स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूरा देश इकट्ठा हो चुका था। अब विभिन्न नगरों में सभाएं की गई और जुलूस निकाले गए। लोगों ने हिंसा का उत्तर हिंसा से दिया। भाई हम अब बहुत साल हो गए थे हिंसा वसीज अहिंसा से चलते हुए, है ना। मतलब हमारा देश वाले भाई शांति से निपटा लो मामला, कर दो यार ठीक, कर दो ठीक, कर दो ठीक। नहीं सुन रहा कोई, मत सुनो। तुम हमें गोली मारोगे, हम तुम्हें तोप मारेंगे। अब ये काम हो गया है, वो भी हिंसा कर रहे, हम भी हिंसा करेंगे। कई सरकारी भवन, पुलिस थानों को जला दिया। पहले देखो लास्ट टाइम आपको नए चैप्टर की शुरुआत में याद है ना, चोरा चोरी हुई थी, हत्याकांड, असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसकी वजह से 22 बंदे मारे गए थे। सिर्फ कितने? 22 बंदे यार, यहाँ पे नहीं लिखता मैं, यहाँ पे लिखता हूँ। सिर्फ 22 बंदे मारे थे पुलिस वाले और उसकी वजह से गांधी ने आंदोलन बंद कर दिया। लेकिन अब तो सारे नेता पड़े हैं जेल में, लोग घूम रहे हैं सड़कों पे। करो या मरो का नारा चल रहा है। देश या तो मर जाएगा या जिंदा बच जाएगा, अंग्रेज मर जाएंगे। तो इस केस में जो है अब क्या हुआ, अब मचेगा बवाल, खतरनाक वाला बिल्कुल। ये 22-20 की बात नहीं है, फिर हजारों में पिटेंगे अंग्रेज। कई सरकारी भवन, पुलिस थानों को जला के राख कर दिया, तार की लाइनें काट दी। तुम भेज लो मेल, कहाँ भेजनी है तुमको। पहले आ गया था ना वो टुक 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 ऐसे टाइप करते थे और उसके बाद में जो है वहां पे बात जो है इधर की उधर की इधर जल्दी पहुंच जाती। सारे तार काट दिए लोगों ने। उस समय लोगों की भावनाएं कुछ इस प्रकार की थी। फिर सदा गांधी ने दी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जुल्म की तलवार को खुद अपने हाथों तोड़ो। यानी कि खुद ही बजाना है अंग्रेजों को, अब कोई हमारा साथ नहीं। और ये देखो भारत छोड़ो आंदोलन, कितनी पब्लिक आई हुई है यहाँ पे। ये जयप्रकाश नारायण है। और विशेष रूप से महिलाओं की भूमिका, महिलाओं ने अपनी हड़तालें कर रखी है, अंग्रेजों की तो कौन ही सुनेगा। अब अंग्रेजी सरकार का दमन चक्कर, अब अंग्रेजों को लग गया, हो गया तुम्हारा कल्याण, मरोगे तुम यहाँ पे बेमौत। अब उसके चक्कर में उन्होंने, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई ऐसे ही छोड़ के भग जाएंगे चुपचाप, उन्होंने भी दमन चक्कर का सहारा लिया, गोली वोली मारी होगी। अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए दमन चक्कर की नीति का सहारा लिया। सरकार ने शांतिपूर्ण जुलूसों पर गोलियां चला दी और लाठीचार्ज किया, मार डालो सबको, जो फालतू बोल रहा मार डालो। अंग्रेजों का ये चक्कर भारत वाले बोल रहे हैं, अंग्रेजों भागो यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हें गोलियों से भून डालेंगे। गोलियां या बम जो भी मिल रहा होगा उनको, या लाठियों से। सरकारी सूत्रों के अनुसार बताया जाता है 538 अवसर, यानी अवसर होते हैं ओकेजन, जैसे एक आंदोलन चल रहा है ऐसे 538 जो है अवसरों पर 79 लोगों पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 1 लाख से ज्यादा स्त्री पुरुषों को बंदी बना लिया गया। प्रदर्शनकारियों पर भारी जुर्माने लगाए गए। देश में चारों ओर अराजकता और अशांति फैल गई। मुस्लिम लीग ने हर प्रकार के आंदोलन का विरोध कर दिया। 10 सितंबर 1942 को चर्चिल ने ब्रिटिश संसद में कहा कि कांग्रेस ने अहिंसा का रास्ता छोड़कर हिंसा का रास्ता अपना लिया है। यानी कि पहले हम शांत थे भैया, अब बवाल मचेगा बिल्कुल, हिंसा पे आ गए। ये बात कही गई ब्रिटिश संसद में। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के आरोपों से दुखी होकर 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया कि मैं रह रहा हूं भर्ती, भाई तुम करो जो करना है। सरकार की दमन चक्कर नीति के कारण आंदोलन काफी शिथिल पड़ चुका था, क्योंकि सरकार पेल रही थी ना लोगों को, तो उसकी वजह से कमजोर, डरने लग गए थे थोड़े थोड़े से लोग। गांधी जी को रिहा कर दिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो गया। इस आंदोलन में भी बात नहीं बनी यार, अब क्या होगा। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और साम्यवादियों ने युद्ध का विरोध किया और इसे साम्राज्यवादी बताया। परंतु जब रूस ने युद्ध में इंग्लैंड का साथ दिया, रूस आ गया इंग्लैंड के फेवर में, तो उन्होंने इसी युद्ध को सही बताकर ब्रिटिश सरकार को सहयोग
करना शुरू कर दिया। यद्यपि यह आंदोलन भारत से विदेशियों को निकालने और देश को स्वतंत्र कराने में असफल रहा, लेकिन यह आंदोलन, जिसे हम कहते हैं अगस्त क्रांति, इसको इस नाम से हम जानते हैं इसको, एक महान घटना थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अगस्त क्रांति से भारत के इतिहास में एक नया युग शुरू हो चुका था। इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास के बास्टिल की घटना, रूस में अक्टूबर क्रांति, इनसे हम कर सकते थे। पूर्ण स्वतंत्रता की भावना अब जन साधारण के दिलों में घर कर गई कि भाई हमें तो आज़ाद होना है, अंग्रेजों को पेलना ही पेलना है, मजे आ रहे हैं अब तो पेलने में, मर जाए 100 बार लेकिन हम पेलेंगे अंग्रेजों को। और इस पर लोग ब्रिटिश शासन से किसी भी प्रकार का समझौता के लिए तैयार नहीं थे। वो मानते ही नहीं थे, भाई तुम कुछ करो, तुम निकलो, बस निकलो निकलो निकलो। हर जगह यही हो रहा पूरे देश में अब भी। आंदोलन की सफलताओं के विषय में सरदार पटेल ने कहा था, भारत में ब्रिटिश सरकार के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसा पिछले 3 सालों में हो गया। लोगों ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की उस पर हमें गर्व है। अब आ गया गांधी जिन्ना वार्ता। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद गांधी जी ने विभाजन को टालने, और विभाजन समझते हो ना, देश को टुकड़ों में बांटना, मुसलमान जो है अपने लिए अलग देश की मांग करने लग गए, क्योंकि अंग्रेजों के बस का तो अब कुछ रहा नहीं, तो अलग देश मांग रहे पाकिस्तान के नाम से। उसके बाद गांधी जी ने जो है विभाजन को टालने और मोहम्मद अली जिन्ना को मनाने के लिए 9 सितंबर से 27 सितंबर 1944 के बीच कई दौर की बातचीत की। इस गांधी जिन्ना वार्ता में गांधी जी जिन्ना के लिए कायदे आजम का संबोधन करते रहे, जिससे जिन्ना और अधिक अहंकारी हो गया कि भाई मैं ही हूँ सब कुछ, तू क्या है, कुछ नहीं है तू। ये है जिन्ना की फोटो। कांग्रेस के कई नेताओं ने आज़ादी प्राप्त करके जल्दी से सत्ता प्राप्त करने की आशा में गांधी जिन्ना वार्ता को अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने दिया। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया। क्या क्या घोषित करा? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिससे बंगाल, बिहार और बंबई में दंगे भड़क गए। पहले तो अंग्रेज अंग्रेज हो रखा था, अब भारत हिंदू मुसलमान हो गया, जिससे 5,000 लोग मारे गए और 15,000 लोग घायल हो गए। देश में तनावपूर्ण और रक्त रंजित वातावरण में 20 फरवरी 1947 के दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लेमेंट एटली ने एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप कर चली जाएगी। अब हमारे बस का नहीं है भाई, तुम हमें नुकसान ज़्यादा कर रहे हो, फायदा रहा नहीं अब हमारे, क्योंकि देश भड़का हुआ ना यार, फायदा हो नहीं रहा, लोगों को मारने के चक्कर में पैसा पैसा बर्बाद हो रहा है, तो इसीलिए छोड़ के निकल लो इससे अच्छा। इसीलिए इस निश्चित तिथि तक भारत के सभी राजनीतिक दल परस्पर समझौता कर ले और एक संविधान का निर्माण करे, जिसके अनुसार संगठित सरकार को सत्ता सौंपी जा सके। इस घोषणा से मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की मांग के लिए प्रोत्साहन मिला कि भाई ये मजे आ गए, अब ये तो निकल रहे हैं तो हम भी अपने लिए अलग देश मांग लेते हैं। और हिंदुओं मुसलमानों में शत्रुता इतनी बढ़ गई कि बंगाल, उत्तर पश्चिमी पंजाब में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। उधर अंतिम निर्णय के लिए लॉर्ड वेवल के स्थान पर गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। और यहाँ पे ये क्या भाई स्रोत बता रखा है हमको, चलो इसको भी पढ़ ही लेते हैं, जहाँ इतनी बड़ी चैप्टर को हमने पढ़ लिया है। 1946 की बात है, मैं उसमें उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को मनोनीत किया, जबकि प्रांत की अधिकतर कांग्रेस कार्य समितियों ने सरदार पटेल का नाम का सुझाव दिया। गांधी जी का विचार था कि नेहरू अंग्रेजों से आज़ादी के समय बेहतर लेन देन कर सकता है और देश के बाहर भी उसे लोग जानते हैं, वह दूसरा स्थान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राजेंद्र प्रसाद ने इस पर अपने विचार देते हुए कहा, गांधी जी ने एक बार फिर अपने विश्वास पात्र लेफ्टिनेंट का बलिदान कर दिया। दुर्गादास इंडिया फॉर्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये पेज नंबर, ये किताब होगी कोई, उसमें से लिया गया, ठीक है। तो ये छोटा सा हिस्सा दे रखा है भारत की स्वतंत्रता। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग अभी बता देता हूँ, स्टार्टिंग तो क्या है, मतलब ये जो टॉपिक अब स्टार्ट होगा उससे पहले हम समझते हैं हुआ क्या मामला। दंगे वंगे तो हो रहे हैं, ऐसे याद करने तो आप कन्फ्यूजन हो जाएगा ना आपको, तो आसानी से कैसे याद करोगे इनको। ये था हमारा भारत, ऐसा कुछ, ठीक है। नीचे वाला भारत है, ठीक है, नीचे जो छपा नहीं यार पूरा, रुको हम थोड़ा सा ऊपर से बनाना शुरू करते हैं।
ऐसे अभी नहीं बना वैसे तो, कोई ना। देखो ऐसा कुछ भारत था, ये नीचे का वाला पोर्शन है। अब इस भारत के अंदर यहाँ पे एक हिस्सा बनाया गया, यहाँ वाला हिस्सा जिसको पाकिस्तान कहते हैं, यहाँ एक हिस्सा बना जिसको बंगाल में। इसी वजह से जो दंगे हुए ना इधर वाले हिस्से में हुए, पंजाब में, हरियाणा के आसपास के इलाकों में, और यहाँ हुए थे, तो यहाँ पे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी, मारकाट वगैरह हुई थी, जिसकी वजह से जो ट्रांसफ़र हो रहे थे ना लोग, हिंदू मुसलमान इधर उधर जा रहे थे, तो उसमें बहुत मारकाट यहीं इन इलाकों में हुई थी, क्योंकि आधा एक पाकिस्तान ये था, एक ये था। इसको नाम दिया गया था पूर्वी पाकिस्तान, इसको नाम दिया गया था पश्चिमी पाकिस्तान, बाद में इसका नाम बांग्लादेश कर दिया था। तो ये सीन है, और इसीलिए दंगे के जो जगह है ना वो याद करना आसान हो जाएगा। बंगाल के इलाके में, ये पूरा बंगाल हुआ करता था पहले काफ़ी बड़ा, तो यहाँ पे, और ये इधर वाला इलाका, ठीक है। तो यहाँ पे दंगे हुए थे, ये जरूरी था आपको जानना, नहीं तो आप कन्फ्यूज रहोगे भाई हो क्या रहा है, कहाँ क्या कैसे याद रखें इतने सारे बकवास को। चलो आगे जानते हैं भारत की आज़ादी। लॉर्ड वेवल के बाद माउंटबेटन 23 मार्च 1947 को भारत के वाइसरॉय नियुक्त किए गए। उन्हें ब्रिटिश सरकार का आदेश था कि 30 जून 1948 तक भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण करा दे, यानी कि उनके हाथों में उस सत्ता को सौंप दे। उन्हें वाइसरॉय बनने का मुख्य उद्देश्य शीघ्र अतिशीघ्र भारत का विभाजन करना था, कि भारत को तोड़ के निकल लो यहाँ से। माउंटबेटन की नेहरू के साथ गहरी दोस्ती थी। वे सभी नेताओं व राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन जरूरी है, परंतु सवाल ये था कि क्या कांग्रेस विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी, यानी कि ये लोग तो चाह रहे थे। अब माउंटबेटन ने क्या करा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात के लिए मना लिया। उसके बाद 3 जून 1947 को उन्होंने एक योजना प्रस्तावित की, जिसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख समुदायों के नेताओं ने स्वीकृति दे दी। गांधी जी विभाजन के विरोधी थे और उन्होंने कहा भी था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन रक्तपात, दंगों और कांग्रेस के नेताओं की थकान को देखते हुए उन्होंने भी विभाजन को अनमने ढंग से स्वीकार कर लिया। यानी कि वो मान नहीं रहे थे, लेकिन मानना पड़ा यार, क्या ही करता। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के से विभाजन की योजना को स्वीकृति मिल जाने के पश्चात माउंटबेटन ने विभाजन को लागू करने के लिए 7 जून 1947 को एक विभाजन समिति का निर्माण किया। माउंटबेटन योजना के अनुसार 4 जुलाई 1947 के दिन ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम नामक एक बिल पास कर दिया, जिससे भारत को विभाजन के साथ स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई। यानी कि उसी दिन जो है देश आज़ाद भी हो गया और देश के टुकड़े भी हो गए, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी का क्या होता है वो भी जानना जरूरी है ना। हम पूरी कहानी किसकी पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी की। अब महात्मा गांधी इधर उधर बीच का तो थोड़ा बताएंगे ये, लेकिन महात्मा गांधी की आज़ादी हो गई अब देश की। अब क्या करा महात्मा गांधी ने, विभाजन में के बाद हुए दंगों में महात्मा गांधी ने अकेले पूर्वी भारत के 2 हिस्से थे ना, या पूर्वी इधर वाला है, ठीक है, पूर्वी भारत में उपस्थित रहकर सांप्रदायिक दंगों को रोका। तत्कालीन वाइसरॉय माउंटबेटन ने उनको 1 मैन बाउंड्री फोर्स का, क्या नाम दिया उसको, 1 मैन बाउंड्री फोर्स, यानी एक आदमी जो है ना बाउंड्री पे बैठा हुआ है बस तो और वो रोक रहा है। वो मतलब आर्मी होती है ना, फोर्स, आर्मी वाला जुगाड़ है, उसको फोर्स बुलाते हैं, तो वो वाला 1 मैन बाउंड्री, एक ही बंदा है बाउंड्री में और वही रोक रहा है पूरे सिस्टम को। राष्ट्रभाषा का सवाल। महात्मा गांधी जी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन और सम्मान करते थे। उनका मानना था कि स्वतंत्र भारत में लोगों को विदेशी यानी इंग्लिश भाषा की जगह अपनी भाषा बोलनी चाहिए, अपनी भाषा को सम्मान देना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी प्रांतीय खाद्य मंत्रियों की एक सभा को हिंदी में संबोधित कर रहे थे। सभा के अंत में मद्रास के खाद्य मंत्री ने गांधी जी से कुछ शब्द अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा, क्योंकि वह हिंदी नहीं जानते थे। गांधी जी ने कहा कि बेहतर होगा कि आप त्याग पत्र दे दे, आपको जब अपनी देश की भाषा नहीं पता तो छोड़ दे भाई। मंत्री जी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और 6 महीने में हिंदी सीखने का वादा किया कि भाई मैं सीखाऊंगा, माफ़ कर दे मेरे को, मेरे से गलती हो गई। तो ये सीन भी हुआ था, देखो क्या ही मस्त सवाल है ना। लोक सेवा संघ। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में व्याप्त भ्रष्टाचार से आहत होकर गांधी जी ने ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, ग्राम उद्योग संघ, गौ सेवा संघ और नई तालीमी संघ जैसे संगठनों के मुख्य प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। और सम्मेलन के बाद कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो जाने के कारण कांग्रेस को समाप्त करने और उसके स्थान पर लोक सेवा संघ बनाने की योजना बनाई, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उनकी हत्या हो गई, किसी ने उनको मार डाला। इस प्रकार जो है नाथूराम गोडसा था वो बंदा जिसने मारा था उनको, और वहीं पे खड़े होकर उसने बाद में सरेंडर कर दिया था। इस प्रकार जो है गांधी जी ने 1917 से 47 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व दिया। अहिंसा
व सत्याग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग करके भारतीय जनता को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा जनमानस को झकझोर कर भारत में ब्रिटिश शासन के अंत को सुनिश्चित किया। गांधी जी विभाजन के विरोधी रहे तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति उनके मन में अगाध सम्मान था। वो क्या चाहते थे कि देश की भाषा हिंदी हो, लेकिन आज क्या है, कहने को हिंदी है भाई देश में, लेकिन आपको भी पता है स्कूलों में भी ये कहते हैं भाई इंग्लिश में बात करो, क्या ही है ये। उन्होंने कांग्रेस की समाप्ति पर लोक सेवा संघ की स्थापना का भी सुझाव दिया। साधारण दिखने वाले इस महापुरुष के बारे में आइंस्टाइन के ये शब्द सही जान पड़ते हैं, आने वाली पीढ़ियां कभी विश्वास नहीं करेंगी कि इस प्रकार के हार्ड मास वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर विचरता था, कि ये भी कोई बंदा होता था, तो इसकी और कोई जाने का भी नहीं बाद में। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी है, जन्म कब हुआ, दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, देखो हर एक चैप्टर में दे रखा है आपको, हर एक चैप्टर में मैं बताता भी हूँ भाई। ये जो तिथि कर्म है ना, पूरे चैप्टर का जो है तिथि कर्म, बहुत सारी डेट आती है बीच बीच में कि ये वो हुआ यहाँ, लेकिन उनको छोड़ो यार, उतनी सारी मत याद करो, लेकिन ये वाली जो तिथियां ना ये काम की है, इनको याद कर लो, हर एक चैप्टर की याद कर लो ये चीज़ें, तो ये जरूरी है क्योंकि इन्हीं में से एग्जाम में पूछेंगे जब तिथियों वाले क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट ये मान लो 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाएगा, इकट्ठा नहीं आएगा, एक एक नंबर के ऐसे करके कुछ भी, उनकी तिथियों की जरूरत पड़ती रहेगी आपको, तो वो बेटर रहेगा कि आप इनको प्रिपेयर कर लो। बाकी मैं जो है MCQs वगैरह में भी प्रोवाइड करा देता हूँ तिथियाँ आपको, ताकि आपको जल्दी याद हो पाए टेस्ट वगैरह दे के। तो ये था आपका चैप्टर, काफ़ी बड़ा था, लेकिन कोई ना, मज़ा आया कहानी में। आपको मज़ा आया या नहीं आया वो तो आप कमेंट में बताओगे भाई, है ना। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। हरियाणा बोर्ड वालों की तो मजे है यार, सारा सिलेबस हम हरियाणा बोर्ड के हिसाब से ही कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर एनालिसिस वगैरह जो है एग्ज़ाम का टाइम जब आता, लास्ट में जब जनवरी स्टार्ट हो जाती है ना, तो उस टाइम से देना स्टार्ट कर देंगे। तो यार बस यही था, यही जानकारी देनी थी आपको। मज़ा आ गया तो वीडियो में लाइक वाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।